बेंगलुरु का ये टीपू सुल्तान महल का बोर्ड लगा है और अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। कुछ गेट पे औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी, सामान वगैरह को स्कैन कराने की जैसे। थोड़ी सी भीड़ भी है, कुछ स्कूली बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और कुछ उनमें से विदेशी लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या औपचारिकताएं हैं। इतिहास के कुछ पुराने झरोकों में झांकने की आज बारी आई है और ये टीपू सुल्तान के महल पर लगे हुए बोर्ड ये बता रहे हैं कि ये महल जो है 1781 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और नवाब हैदर अली खान ने इसकी शुरुआत की थी और 1791 में टीपू सुल्तान ने इसे पूरा किया था। तो फिर बढ़ते हैं आगे। ये रजवाड़ा है, ये राजा का महल है, टीपू सुल्तान का ये महल है, जहाँ पर बाहर से दिखने पर ये महल ऐसा लगता है कि जैसे एक तलीय होगा, लेकिन थोड़ा अगर हम अंदर जाएं तो यहाँ पर ये 2 तल वाला महल हमको नज़र आता है। और स्थापत्य कला को अगर बहुत गौर से देखूं मैं तो हमारे उत्तराखंड में जो तिवारी शैली, जिसको कि हम तिबरी बोलते हैं, तिवारी शैली के खम्बे और शहतीर पड़े हुए हैं। हालांकि उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी इसकी है, और फिर हो भी कैसे सकती, आखिर ये एक प्रकार से राज प्रासाद है। और लेकिन बहुत कुछ मिलती है ये भवन निर्माण की शैली। टीपू सुल्तान का ये महल बेशक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और एक्चुअली ये उसका समर पैलेस ही है, लेकिन बहुत अद्भुत है। अपनी 4 लड़ाइयों में, जिनमें 2 में वो मैसूर राज्य का नेतृत्व करते हुए अपने पिता के साथ और स्वयं अंग्रेज़ों पर भारी पड़ा, और बाकी के 2 युद्धों में 1791-92 और 1799 के युद्धों में वो हार गया। लेकिन उसकी हार ने इस बात की एक पुष्टि कर दी कि आगे आने वाले साल अंग्रेज़ों के लिए बहुत सुकून भरे नहीं हो सकते हैं। और 1799 से अगर हम बात करें, यानी 18वीं शताब्दी के आखिर से लेकर के, और लगभग 150 सालों के भीतर उनको हमारा देश छोड़ना पड़ा, तो उसकी हार नहीं, बल्कि मैं ये मानूंगा कि स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए एक संदेश तो छोड़ी गई थी कि चाहे जीतें चाहे हारें, हमें अपने शासन पर, अपने सुशासन पर, अपने स्वशासन पर बढ़ना है। तो अब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की बदौलत नवाबों के, महाराजाओं के महल पर बैठे, उनकी आहते पे बैठे ये जो पर्यटक हैं, ये भारत के स्वतंत्र होने की एक गवाही तो देते हैं। और हाँ, मैं म्यूज़ियम में जो पढ़ रहा था कि टीपू सुल्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को, कृषि को और अपनी राजतंत्र में, अपने क्षेत्र में जिस तरह के सुधार किए, वो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रहे हैं। और इतिहास के अध्येता के तौर पर उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था उन म्यूज़ियम के अंदर जो कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे, कुछ सूचना पट लगे हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि उसने डाक रनर बनाए, उसने बांध भी बनाया, लगभग 70 फीट वो ऊंचा था कावेरी नदी पर, और कृषि क्षेत्र में भी उसने सुधार किए। चंदन की लकड़ी के उत्पादन को उसने स्टेट पॉलिसी के तौर पर काम किया। अफ़गानिस्तान, टर्की और आपके फ्रांस वगैरह जैसे देशों तक भी उसने जो अपने वाणिज्य दूत थे वो रखे। तो कुल मिलाकर के इन सारे संदर्भों में टीपू सुल्तान का अध्ययन किया जा सकता है। तो बहुत धन्यवाद आपका।